प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम म्यूटेशन का अंतिम अपना टॉपिक जीन म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, जीन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में। तो जैसा हमने बात की, जीन म्यूटेशन जो उत्परिवर्तन है वह दो प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले हमने कहा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा है जीन उत्परिवर्तन। तो आज हम बात करेंगे जीन उत्परिवर्तन के बारे में। दूसरा हमारा प्रकार है जीन उत्परिवर्तन, जिसे बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं और जिसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन, और इसे ही एक नाम और है जिसे कहते हैं क्षार युग्म प्रतिस्थापन भी इसे कहा जाता है। तो जीन उत्परिवर्तन किसे कहेंगे? हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र है, प्रत्येक जीवों में गुणसूत्र संख्या निश्चित है। कोशिका के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं और प्रत्येक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। इस गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर जीन जिस स्थान पर पाए जाते हैं उस स्थान को वी स्थल या लोकस कहा जाता है। यह जीन डीएनए खंड कहलाते हैं, डीएनए खंड कहलाते हैं। और जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है। गुणसूत्रों का वह स्थान जहां पर जीन उपस्थित होते हैं उसे वी स्थल या लोकस कहते हैं, और गुणसूत्रों पर जो जीन हैं वह रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जीन जिन्हें डीएनए खंड भी कहा जाता है। तो हमने कहा कि गुणसूत्रों पर जीन में परिवर्तन होने पर होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। या हम कहें कि डीएनए जो है वह डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट समूह से बना होता है। और जो नाइट्रोजन क्षारक है वह दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन्स होता है और एक पिरिमिडिन्स होता है। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स जो नाइट्रोजन क्षारक है उसमें एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, जबकि पिरिमिडिन्स में साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। तो इन नाइट्रोजन क्षारकों में अगर परिवर्तन आता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्षार युग्म प्रतिस्थापन या जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जीवों के जीनों के न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। जीनों के न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट समूह को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नाइट्रोजन क्षारक, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में जब परिवर्तन आता है तो सजीव प्राणी में जो परिवर्तन होता है उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। यह बिंदु उत्परिवर्तन कई प्रकार का होता है। अगर हम बात करते हैं बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार के बारे में, बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार। अब बिंदु उत्परिवर्तन के प्रकार में हम बात करेंगे सबसे पहले कौन कौन से इसके टाइप्स है। जैसे हमने कहा संक्रमण, जिसे कहते हैं ट्रांजिशन, अनुपथन
ट्रांसवर्जन, नेक्स्ट वाचन प्राधार निवेशन, वाचन प्राधार निवेशन जिसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाचन प्राधार निवेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसके अलावा निरर्थक, नॉनसेंस, अपार्याप्त जिसे कहते हैं मिसेंस। नेक्स्ट निक, साइलेंट। तो ये जो हमने बात की ये है बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन के प्रकार। तो जीन उत्परिवर्तन के प्रकार में से यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किए जाएंगे, ये बिंदु उत्परिवर्तन की हमने प्रकार की बात की, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके प्रकारों के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रमण के बारे में। संक्रमण किसे कहेंगे? संक्रमण का तात्पर्य है यदि जीन में प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक आ जाए या पिरिमिडिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स नाइट्रोजन क्षारक आ जाए तो इस प्रकार का संक्रमण, इस प्रकार का उत्परिवर्तन संक्रमण ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे हमने कहा, इसकी परिभाषा क्या होगी कि जीवों के जीन में प्यूरिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स अर्थात एडेनिन के स्थान पर या तो ग्वानिन आ जाए या ग्वानिन के स्थान पर एडेनिन आ जाए, या पिरिमिडिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स, साइटोसिन के स्थान पर थाइमिन या थाइमिन के स्थान पर साइटोसिन आ जाए तो इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संक्रमण कहते हैं। तो पिरिमिडिन्स के स्थान, जैसे हमने कहा प्यूरिन्स कितने प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। तो अगर इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे संक्रमण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इसका अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यदि किसी डीएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये एक अनुक्रम है। अब यहाँ पर हमें ये अनुक्रम है, यदि किसी डीएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन के स्थान पर एडेनिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन ये आ जाए, अनुक्रम हो, तो किस प्रकार का जीन उत्परिवर्तन होगा। तो इसमें ऑप्शन दे दिया जाए आपको, कौन सा होगा? संक्रमण होगा या निक होगा, या हम बात कर सकते हैं अनुपथन होगा, या हम बात कर सकते हैं अपार्यक होगा, जो भी। तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एडेनिन सेम है,
साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन। लेकिन ग्वानिन के स्थान पे क्या है? एडेनिन है। तो ग्वानिन के स्थान पे क्या आ गया? एडेनिन। एडेनिन के स्थान पे क्या आ गया? ग्वानिन। तो इसका मतलब यहाँ पर ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारक पर एडेनिन आ रहा है, मतलब प्यूरिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा उत्परिवर्तन होगा? संक्रमण की क्रिया होगी। तो इस प्रकार से परिभाषा एक अलग है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर ये नहीं होता तो अगर ये पूछ लिया था कि साइटोसिन है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ग्वानिन का हमने कहा, तो ये तो स्थिति हो गई संक्रमण की, ठीक। और यहाँ पर दूसरा अगर मान लीजिए साइटोसिन के स्थान पर थाइमिन आ जाए, तो यहाँ पर अगर साइटोसिन है और साइटोसिन के स्थान पर यहाँ पर अगर मान लीजिए थाइमिन रहता तो भी क्या होता? यह संक्रमण ही होता। तो किसके स्थान पे क्या आ रहा है? तो वो किस पे डिपेंड करता है कि यदि प्यूरिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स आ जाए या पिरिमिडिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स आ जाए तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाएगी? संक्रमण कहलाएगी। नेक्स्ट है संक्रमण के बाद दूसरा अपना है अनुपथन, जिसे ट्रांसवर्जन कहेंगे। ट्रांसवर्जन किसे कहेंगे? कि प्यूरिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स आ जाए या पिरिमिडिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स आ जाए। हमने क्या कहा? अनुपथन, प्यूरिन्स के स्थान पे क्या आ जाए? पिरिमिडिन्स, या हमने क्या कहा? पिरिमिडिन्स के स्थान पे क्या आ जाए? प्यूरिन्स। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा? अनुपथन कहलाएगा, ट्रांसवर्जन कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं प्यूरिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। तो प्यूरिन्स के स्थान पिरिमिडिन्स, या तो इस प्यूरिन्स के स्थान पर क्या आ जाए? पिरिमिडिन्स, साइटोसिन या थाइमिन। ये भी प्यूरिन्स है तो इसके स्थान पर क्या आ जाए? साइटोसिन या थाइमिन या आ जाए। या पिरिमिडिन्स साइटोसिन है और थाइमिन है तो इस पिरिमिडिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स एडेनिन आ जाए या ग्वानिन, एडेनिन आ जाए या ग्वानिन आ जाए। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाएगा? अनुपथन कहलाएगा। तो हमने क्या कहा कि प्यूरिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स आ रहा है, प्यूरिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स आ रहा है। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे हमने कहा यदि कोई डीएनए अनुक्रम बनाता हूं मैं, यदि डीएनए अनुक्रम में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन ये है के स्थान पर, अब यहाँ पर ये ग्वानिन है और ग्वानिन क्या है? ये क्या है? ग्वानिन प्यूरिन्स है, ठीक है, ये क्या है? प्यूरिन्स, और ये क्या है? दोनों पिरिमिडिन्स है। तो प्यूरिन्स के स्थान पे ये क्या आ रहे हैं? पिरिमिडिन्स। तो यहाँ पर ग्वानिन है और ग्वानिन प्यूरिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स आ जाए। मान लीजिए हमने कहा एडेनिन, ग्वानिन के स्थान पिरिमिडिन दे दिया जाए, ये साइटोसिन, और फिर बाद में बिल्कुल सेम साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। तो यहाँ पर साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन यहाँ पर साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। लेकिन इस ग्वानिन के स्थान पर क्या आ रहा है? साइटोसिन आ रहा है। तो ग्वानिन के स्थान पर क्या आ रहा है? साइटोसिन, मतलब प्यूरिन्स के स्थान पे क्या आ रहा है? पिरिमिडिन्स आ रहा है। तो इस प्रकार का जो जीन उत्परिवर्तन है क्या कहलाएगा? अनुपथन कहलाएगा। और भी हम ले सकते हैं, मान लीजिए ग्वानिन यहाँ पे है, यहाँ पर मान लीजिए एडेनिन होता और मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाता? थाइमिन आ जाता। तो ये भी क्या है? एडेनिन के स्थान पे क्या आ रहा है? थाइमिन आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? अनुपथन है। कुछ और हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि प्यूरिन्स के स्थान पर पिरिमिडिन्स आ जाए या पिरिमिडिन्स के स्थान पर प्यूरिन्स आ जाए तो इस प्रकार का जीन उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुपथन कहलाता है, ट्रांसवर्जन कहलाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है वाचन प्राधार निवेशन। वाचन प्राधार निवेशन, वाचन प्राधार निवेशन जिसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
वाचन प्राधार निवेशन का मतलब होता है कि यदि कोई डीएनए अनुक्रम है और उस डीएनए अनुक्रम में अगर मान लीजिए कोई भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जुड़ जाए या उसका विलोप हो जाए तो उसके रीडिंग फ्रेम में पठन दिशा में परिवर्तन आ जाता है, जिसे वाचन प्राधार निवेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं डीएनए अनुक्रम में नाइट्रोजन क्षार के जुड़ जाने या विलोप गायब हो जाने पर रीडिंग फ्रेम, जिसे क्या कहेंगे, पठन दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को वाचन प्राधार निवेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में दे सकता हूं, जैसे हमने कहा, एक में हम बात करते हैं कि राम हैज रेड कैप। अब हमारे पास में ये एक डीएनए अनुक्रम इसे मान लेते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, अनुवांशिक कोड होते हैं, वह त्रिकोडोन के रूप में होते हैं। राम हैज रेड कैप, तो हम नाइट्रोजन क्षारक जो अनुवांशिक कोडोन होते हैं, जो एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं अनुवांशिक सूचनाओं के रूप में, वह त्रिकोडोन के रूप में होते हैं। अगर इसमें से एक भी, इसको अगर मान लीजिए को नाइट्रोजन क्षारक मान लिया जाए और एक भी अनुक्रम चेंज हो जाए, यहाँ तो इसमें आके जुड़ जाए या इसका विलोप हो जाए, तो पढ़ने का जो क्रम है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे हम बात कर पाए राम, यहाँ पर मान लीजिए ये जो एक नाइट्रोजन क्षार है वह गायब हो जाता है, तो इसका रीडिंग फ्रेम क्या होगा, राम हैज, क्योंकि अनुवांशिक कोडोन त्रिक होते हैं इसलिए आगे बढ़ने वाला कोडोन होगा EDCAP। इसका मतलब पढ़ने का जो क्रम है राम हैज रेड कैप वो बिल्कुल चेंज हो गया, एक नाइट्रोजन क्षारक के हटने पर राम हैज EDCAP चेंज हो गया। इसी प्रकार अगर इसको और हटा दिया जाए तो राम हैज DCAP फिर चेंज हो गया। मतलब एक भी नाइट्रोजन क्षारक अनुक्रम यदि रीडिंग फ्रेम में नाइट्रोजन क्षारक डीएनए अनुक्रम में एक भी नाइट्रोजन क्षारक क्रम गायब हो जाता है या जुड़ जाता है, तो उसके आगे आने वाले जितने भी अनुवांशिक कोडोन हैं वह भी परिवर्तित हो जाते हैं और उसके द्वारा जो बनने वाले अमीनो अम्ल है वह भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह स्थिति कहलाती है वाचन प्राधार निवेशन। तो ये 3 कंप्लीट हमने किए, 3 देखिए। अब इसके बाद में अगला जो चौथा हम कंप्लीट कर रहे हैं वो हमने कहा नॉनसेंस, निरर्थक। निरर्थक या नॉनसेंस का मतलब क्या है? निरर्थक का मतलब होता है कि जब एमआरएनए पर जो नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम पाया जाता है और यदि उस नाइट्रोजन क्षारकों के आधे रास्ते में ही कोई ऐसा नाइट्रोजन क्षारक आ जाए जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाए, तो वह स्थिति निरर्थक या नॉनसेंस कोडोन की कहलाती है। नॉनसेंस या निरर्थक कोडोन कहलाता क्या है? हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के नॉनसेंस कोडोन पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा, एक तो होता है UAA UAG अंबर और UGA जिसे हम कहते हैं ओपल। UAA, UAG और UGA ओपल, ये 3 प्रकार के कोडोन ऐसे होते हैं जिन्हें समापक कोडोन कहते हैं। समापक कोडोन, जिसे स्टॉप कोडोन कहते हैं, इसे निरर्थक कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। और यह कोडोन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोक देते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए जो कोशिका है, उस कोशिका में जो केंद्रक है, उस केंद्रक में यह एमआरएनए जो डीएनए है, जैसे हमने कहा कि धागे समान संरचना है, ये क्या है? डीएनए। इस डीएनए से
एमआरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं आनुवांशिक कोडोन के रूप में एमआरएनए के पास आती है और ये एमआरएनए कोशिका द्रव्य में उस सूचनाओं को लेके आता है जिस पर नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम पाया जाता है। यदि इस एमआरएनए में कोई ऐसा नाइट्रोजन क्षारक क्रम आ जाए यूएए, यूएजी और यूजीए, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है वह रुक जाती है और इस कोडोन का निर्माण हो जाता है जिसे नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवों के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का वह अनुक्रम जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाए, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाए, इस प्रकार के कोडोन को नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन कहते हैं। नाइट्रोजन क्षारकों का वह त्रिक अनुक्रम क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या कहेंगे हम, नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, ऐसे कोडोन को क्या कहते हैं, निरर्थक या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। और नॉनसेंस कोडोन कौन कौन से हैं, आर्केम्ब्रोरोपल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन या समापक कोडोन कौन कौन से हैं, तो हम ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन ए आरके, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी इसमें अंबर, ऑप्शन सी ओपल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी रहेंगे। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से नॉनसेंस कोडोन कौन से हैं, आर्केम्ब्रोरोपल तीनों ही नॉनसेंस कोडोन है, यूएए, यूएजी, यूजीए, और ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ये हमने कहा जीवित परिवर्तन का चौथा कारक। इसके बाद में पांचवा है अपार्यक। अपार्यक का मतलब है कि किसी सजीव प्राणी के अंदर यदि नाइट्रोजन क्षारकों में परिवर्तन आने पर किसी अमीनो अम्ल के स्थान पर दूसरा अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाए तो उसे अपार्यक कहते हैं। एक अमीनो अम्ल के नाइट्रोजन क्षारक में परिवर्तन हो और एक अमीनो अम्ल के स्थान पर दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण हो तो उसे अपार्यक कहते हैं। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं इसके कारण एक डिजीज होती है बिंदु परिवर्तन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता। हम बात करेंगे दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। और वह स्थिति किसके कारण आती है, बिंदु परिवर्तन के अपार्यक के कारण आती है। तो सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका रक्तता के द्वारा मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि क्या होता है। दात्र कोशिका रक्तता में जैसे हम कह सकते हैं कि मानव में हीमोग्लोबिन का निर्माण ग्लोबिन प्रोटीन के छठे कोडोन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है ग्लोबिन प्रोटीन के छठे कोडोन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाला जो ग्लोबिन प्रोटीन के छोटे कोडोन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो GAG अनुक्रम है, ये नाइट्रोजन क्षारक अनुक्रम है GAG। तो GAG अनुक्रम जो आनुवांशिक कोडोन है इसके द्वारा ग्लूटामिक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। और ये ग्लूटामिक अमीनो अम्ल क्या करता है, आरबीसी की आकृति को, आरबीसी की जो आकृति है इसके कारण उभय अवतल होती है। तो GAG कोडोन GAG कोडोन के द्वारा ग्लूटामिक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है और इसके कारण आरबीसी की आकृति कैसी होती है, उभय अवतल होती है। लेकिन अगर इस एडेनिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, GAG के स्थान पर GUG, एडेनिन के स्थान पर क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। तो एडेनिन के स्थान पर यूरेसिल आने पर बनना तो चाहिए था ग्लूटामिक अम्ल और बन जाता है वेनिल अम्ल। और वेनिल अम्ल बन जाने के कारण आरबीसी की आकृति अमीनो अम्ल वेनिल अम्ल के बन जाने का आरबीसी की आकृति कैसी हो जाती है, हशिया के आकार की हो जाती है।
कैसी हो जाती है? हशियाकार, हशियाकार हो जाती है। और ऐसी स्थिति में मानव में रोग हो जाता है, इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया प्रश्न पुटअप किया जाता है कि सिकल सेल एनीमिया कौन से उत्परिवर्तन के कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन के द्वारा होता है। तो हशियाकार आरबीसी, और पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा कोडोन हो जाता है? जीयूजी हो जाता है। जीएजी के स्थान पर जीयूजी का निर्माण होता है। किस अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन हो जाता है? ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेनिल अम्ल का प्रतिस्थापन हो जाता है। पूछा जाता है प्रश्न, ज्यादातर कंपटीशन में आता है कि सिकल सेल एनीमिया में किस अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन हो जाता है? तो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल के स्थान पर वेनिल अम्ल का प्रतिस्थापन हो जाता है। किस अनुवांशिक कोडोन के स्थान पर कौन सा अनुवांशिक कोडोन बन जाता है? तो जीएजी के स्थान पर जीयूजी कोडोन का निर्माण होता है। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? उभयउतल, लेकिन सिकल सेल में कैसी आकृति हो जाती है? हशियाकार आकृति हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे यहाँ से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। और एक अमीनो अम्ल का स्थान जब दूसरा अमीनो अम्ल ले लेता है तो ऐसी स्थिति को अपार्य कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं छठा इसका टॉपिक है निक, जिसे हम कहेंगे साइलेंट। तो साइलेंट किसे कहेंगे? कि जीवों के जीनों में कोई नाइट्रोजन क्षारक क्रम आ जाए जिससे सजीव प्राणी के फिनोटाइप लक्षण रूप में कोई परिवर्तन ना आए, तो उस स्थिति को निक कहते हैं। क्या कहेंगे? जीवों के जीन में नाइट्रोजन क्षारक में परिवर्तन आने पर जीव के लक्षण प्रारूप फिनोटाइप में कोई परिवर्तन ना आए, कोई परिवर्तन नहीं आए, कोई परिवर्तन नहीं आए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? निक या साइलेंट अवस्था कहते हैं। तो ये हम बात कर पाए जीन उत्परिवर्तन के बारे में। ये जीन उत्परिवर्तन के प्रकार थे जो हमने कंप्लीट किए। अब हम लास्ट कंप्लीट करते हैं जीन उत्परिवर्तन की विशेषताएं। विशेषता, जीन उत्परिवर्तन की विशेषता क्या है? जीन उत्परिवर्तन की विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीन उत्परिवर्तन अचानक हो सकता है। हमने क्या कहा? जीन उत्परिवर्तन की विशेषता। और यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले जीन उत्परिवर्तन एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय। नेक्स्ट, जीन उत्परिवर्तन का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, मतलब यह कभी भी हो सकता है। जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत यह उद्विकास में सहायक होता है। उद्विकास का तात्पर्य है कि इससे नई जीव जातियों का निर्माण होता है। एक दिशीय होता है, इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, और नई जीव जातियों का इसमें निर्माण होता है। और हम बात करते हैं कि जीन में परिवर्तन मूल जीन में परिवर्तन होता है। तो उत्परिवर्ती जो जीन होता है, जो जीन में परिवर्तन होता है, उत्परिवर्ती जो जीन होता है उसमें परिवर्तन मूल जीन में होता है। मूल जीन में परिवर्तन की क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि प्रभावी रूप से उत्परिवर्तन होने पर जीव की मृत्यु हो जाती है। और साधारणतः उत्परिवर्तन
जीवों के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हम बात कर पाए जीन उत्परिवर्तन एक दिशीय होता है। जीन उत्परिवर्तन इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। उद्विकास नई जीव जातियों का निर्माण होता है, जीन में परिवर्तन, मूल जीन में परिवर्तन होता है। प्रभावी रूप से उत्परिवर्तन पर जीव की मृत्यु हो जाती है और उत्परिवर्तन जीवों के लिए हानिकारक होता है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं यह उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। यह हम बात कर पाए जीन उत्परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में। और नेक्स्ट हम अपने वीडियो के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।